नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए टॉपिक वाइज वीडियो हम आपको करा रहे हैं। तो पहला हमारी जो क्लास थी दैनिक जीवन में विज्ञान पर आधारित, हमने चीजें भी देखी थी, खोज आविष्कार और साथ ही साथ प्रश्न भी देखे थे। यदि पहली क्लास नहीं देखी हो, साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 2 और इसमें हम उस पर बेस्ड 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें बहुत बेसिक सी चीजें हैं, खोज आविष्कार है और बेसिक से जैसे जो नॉर्मल डेली लाइफ में विज्ञान होता है, जैसे सिरका क्या है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन भी कराए थे, तो वो सब देखने को मिलते हैं। तो हम प्रश्नों के साथ ही चीजों को समझते हुए जो है वो चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कोशिश ये कीजिएगा जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए जो है वो चलिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में आप अपना रिवीजन भी साथ साथ में करते हुए चलें। बाकी एग्जाम टाइम में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आंसर यहाँ पर क्लोरीन जो है वो सही होगा। अब देखिए, आपको पता क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्लोरीन के बारे में। सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक क्लोरीन का जो है वो कितना होता है, क्योंकि जो सुपर टेट का पहले पेपर हुआ था उसमें क्या था, आपके न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस में क्वेश्चन आए थे, रिएक्शन बेस्ड साइंस में जो है वो क्वेश्चन आए थे। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका होता है 17 और परमाणु भार होता है 35.44 करके। पर आपको परमाणु भार वैसे भले ना इतना याद हो, 35 दशमलव समथिंग में परमाणु भार होता है, पर परमाणु क्रमांक जरूर आपको याद होना है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब जो विरंजक पाउडर है, इसको पूछा गया था तैयार करने में, तो विरंजक पाउडर को ही और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जो है वो जाना जाता है। प्रश्न में इस चीज को भी समझिएगा कि उसका सामान्य नाम क्या है। कई बार क्या होता है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर या इसे ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये इसका सूत्र होता है। आपको ये सभी चीजें याद रखनी है, यही सब आपसे पूछा जाएगा। CaOCl2 होता है। पर अगर इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो आप यहां से क्या निकालेंगे? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम, या नीचे इसके लिख देते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो किसका नाम है। तो आपको पता होना चाहिए विरंजक चूर्ण, या फिर आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तो इस तरीके से इसका रासायनिक नाम है। पर अगर इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका आप नाम देंगे तो आप इसका क्या नाम देंगे? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओ है ना, तो ऑक्सीक्लोराइड भी आप इसे कह सकते हैं। बाकी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड करके पूछा जाता है। अब बनता कैसे है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि केवल यही नहीं आपको याद कर लेना है कि विरंजक पाउडर जो है उसको तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्लोरीन है और आगे बढ़ गए। आपको विरंजक पाउडर रिएक्शन के थ्रू कैसे बनता है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो रिएक्शन होती है इसकी CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है? ये आपका होता है बुझा चूना। ये क्या होता है? बुझा चूना। बुझा चूना जो है, इसमें जब शुष्क क्लोरीन जो है वो प्रवाहित की जाती है, तो Cl2 कौन सी? शुष्क क्लोरीन जब प्रवाहित की जाती है तब आपका जो है ये बनता है क्या? विरंजक पाउडर। तो किस प्रकार से बनेगा ये? फॉर्मूला मैंने बताया था CaOCl2। आपको हमेशा रिएक्शन बनाते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि बाएं पक्ष में जो भी चीजें हैं वो दाएं पक्ष में भी आपकी बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, Ca है, यहाँ पर Ca है, ठीक है आपका। O आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर इधर साइड देखिए तो OH का होल ट्वाइस है। OH का होल ट्वाइस दे रखा है। तो दो अगर अंदर मल्टीप्लाइड होता है, होल ट्वाइस का मतलब है कि O भी आपके दो हैं और H भी आपके जो है वो दो हैं। तो एक O तो आपका यहाँ पर आ गया बीच में CaOCl2 के, एक O अभी जो है वो रह गया है। तो उस दूसरे जो एक रह गया उस O को हम अलग से लिख देते हैं।
फिर और देखिए क्या पे है, तो ये H और बाहर मल्टीप्लाई में 2, तो H2 और रह गया है, तो H2 और साथ में आ जाएगा, H2 साथ में आ जाएगा, तो बन गया क्या, H2O। तो आपका अलग क्या हो रहा है, H2O आपका अलग हो रहा है। बाकी जो Cl2 है ये तो आपका यहाँ पर आ ही रहा है। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई, और ये CaOCl2 क्या बन गया, ये आपका बन गया विरंजक पाउडर। इसी को हम क्या कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। और इसको तैयार करने में, अब देखिए आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कह रहा था ना विरंजक पाउडर जो है ये, इसको तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो ये गैस आप देख रहे हो ना, शुष्क क्लोरीन ही तो है जो इसको तैयार कर रही है। तो आपका क्लोरीन यहाँ से आंसर हो जाएगा, आपको रिएक्शन भी याद हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्लोरीन जो है गैस है। तो ये तो हो गई रिएक्शन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या होता है। क्लोरीन की गोलियां हम देखते हैं ना, कि जैसे जो सिंक वगैरह होते हैं, हाथ धोने वाले, वॉशरूम वाले, उनमें गोलियां डाली जाती हैं, तो आप कहेंगे, या पानी की जो टंकियां होती है उसमें भी क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। तो पानी के शुद्धिकरण के लिए इसका यूज जो है वो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक पाउडर जो है उसका किया जाता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। और इसका यूज आप देखेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, कपड़ा उद्योग में ब्लीच करने में होता है, पेपर उद्योग में लकड़ी को ब्लीच करने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है पीने के पानी में, जो आप कीटाणु शोधन है ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कहाँ होता है, तो वो आप याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने जो है वो की थी, कॉर्ल सीले, हुक, हिजनबर्ग, विलियम्स। तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक जो है इसका 8 जो है वो होता है। तो देखिए ऑक्सीजन की खोज यहाँ पर पूछी गई है, तो आंसर के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कार्ल सीले जो है इसके साथ जा सकते हैं। पर आपको ऑप्शन में प्रिस्टले देखने को मिले, तो प्रिस्टले भी शुरुआत में इन्होंने ही जो है वो खोज करने के लिए, या कह सकते हैं ना कोई चीज जैसे स्टार्ट इन्होंने की थी, बाद में उसको और ज्यादा कार्ल सीले जो है उन्होंने बढ़ा दिया था, तो प्रिस्टले थे। और इन्हीं के साथ साथ जो है वो डब्ल्यू शैले भी थे। डब्ल्यू शैले और प्रिस्टले जो है इन्होंने मिल करके ऑक्सीजन के प्रारंभिक अध्ययन में जो है वो सहायता दी थी। तो ऑप्शन में अगर प्रिस्टले देखने को मिले तो वो भी आपका सही होगा। कार्ल सीले जो है इन्होंने क्या किया था, बाद में 1772 में कार्ल सीले जो है इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस जो है वो तैयार की थी। और जो प्रिस्टले थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके जो है वो ऑक्सीजन गैस तैयार की थी। तो मेन आपको ध्यान रखना है इनका नाम। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न आपका तीसरा। प्रश्न आपका है कि हास्य गैस जो है उसके नाम से इनमें से किसे जो है वो जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है पहला वाला ही जो है वो सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपका N2O, ये जो है आपका इसका सूत्र होता है। इसी को ही हास्य गैस के नाम से जाना जाता है, इसी को ही मीठी हवा के नाम से जाना जाता है, और हाइपो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। हाइपो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। इसका स्वाद अगर बात करें कैसा होता है, तो इसका स्वाद जो है वो मीठा होता है। और रंग की बात करें तो कोई नहीं, कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन आपका जो है वो होता है। और अगर ज्वलनशीलता की बात करें तो ये ज्वलनशील नहीं होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप कहेंगे निश्चेतक के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। निश्चेतक मतलब समझ रहे हैं आप, कि बेहोश टाइप का करना है आपको, तो इसलिए शल्य चिकित्सक और दंत चिकित्सा में इसका होता है यूज। और इसके अलावा इसका यूज रॉकेट और मोटर रेसिंग के जो इंजन होते हैं उनकी शक्ति बढ़ाने में भी जो है वो किया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड सही होगा। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसको किस नाम से जाना जाता है, हाइपो, बोरेक्स, फिटकरी, सूखी बर्फ। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन सूखी बर्फ जो है आपका सही होगा। सूखी गैस जब बनाई जाती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है, ऊपर से नीचे से इस प्रकार से आप दबाएंगे, तो इससे ये क्या होती है, ठोस का रूप जो है ये ले लेती है। तो सूखी बर्फ जो होती है उसकी प्रकृति तो आप कहेंगे अत्यधिक ठंडी होती है।
टेम्परेचर लगभग 78.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है। और इस बर्फ की विशेषता एक ये भी होती है कि ये जो बर्फ होती है उसे सीधे गैस अवस्था में जो है वो बदल देती है। आप देखते हैं ना, कहीं आग वगैरह लग जाती है तो छिड़काव भी इसका होता है, जो इस प्रकार से सिलेंडर टाइप का नहीं होता है, आप देखते हैं इस प्रकार से लंबा लंबा सिलेंडर टाइप से होता है। इसको पीठ पर लाद कर जो है वो दूर तक आपका जो भी आग बुझानी होती है वो पाइप के जरिए जो है वो फेंका जाता है। तो वो आपका जो देखते हैं व्हाइट व्हाइट सूखी बर्फ तरीके से होती है, तो ये आपकी लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, डायरेक्ट जो है आपका गैसीय स्टेट में जो है वो बदल जाती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ से कि अगर इसको हम रब कर रहे हैं, अगर आपका कोई ठोस अवस्था में कोई चीज है और वो द्रव में जो है वो ना बदल कर डायरेक्ट जो है वो गैस में बदल जाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया के नाम से जो है वो जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वो है आपका कपूर। कपूर को कभी आप जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलता है, डायरेक्ट आपका गैसीय स्टेट में जो है वो बदल जाता है, ठोस से आपका गैस के रूप में। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका पांचवा, उस रसायन का नाम बताइए जो कि आम को पकाने के काम में जो है वो आता है। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन कैल्शियम कार्बाइड जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। यहाँ पर बड़ी ई की नहीं छोटी ई की मात्रा होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaC2 होता है। क्या होता है? CaC2, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र। इसका जो प्रयोग है वो आप यूज कहां पर देखते हैं? तो आपको दो गैसों में से एक का नाम पता होना चाहिए जो कि आपका है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस के निर्माण में इसका यूज जो है वो किया जाता है। एसिटिलीन गैस, और एक और है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड उतना नहीं पूछी जाती है पर एसिटिलीन आपसे पूछी जाती है। तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किसमें किया जाता है? एसिटिलीन गैस जो है इसके निर्माण में। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिलीन गैस का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इस पर जल की क्रिया कराकर एसिटिलीन गैस जो है वो आपकी बनती है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। बात करें जो प्रश्न में पूछा गया था आम के संदर्भ में, तो फलों को पकाने में आपने सुना होगा कि कई बार सीजन जो है वो नहीं भी होता है, फिर भी वो जो फल होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसी के थ्रू जो है उसे पकाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि कैल्शियम कार्बाइड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी जो है वो हो जाती हैं। इसलिए कार्बाइड से जो पका हुआ आम होता है ये इतना अच्छा नहीं होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगला देखते हैं आपका छठा, कि मक्खन कोलाइड कब बनता है? जब प्रोटीन पानी से छितरा जाता है, जब पानी में वसा जो है वो छितरा जाता है, या फिर जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं, या फिर जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। लाइव टाइमिंग हमारी सुपर टेट की शाम के 8 बजे की है। सभी लोग वीडियो को लाइव आकर ही देखा करिए ताकि आप साथ साथ में कमेंट भी अपने कर सकें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी दे सकें। और दोपहर की 3 बजे वाली टाइमिंग में हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं हिंदी और सामान्य अध्ययन के। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो जब वसा की जो गुलिकाएं होती हैं ये आपकी पानी में जो है वो छितरा जाती हैं। सी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो सही होगा। मक्खन कोलाइड जो है तब बनता है, जो वसा गुलिकाएं होती हैं इनको फ्लैट ग्लोबल्स कहते हैं। कहाँ गया आपका? इसको नीचे लिख देते हैं, FATGLOBULES, तो ये कहते हैं वसा गुलिकाओं को। तो जैसे आपका जो जल होता है, वाटर होता है, उसमें आपकी जो वसा की गुलिकाएं होती हैं वो फैल जाती हैं। तो जैसे ये फैल जाती हैं, इसी को लिखा है पानी में छितरा जाती है। छितराने का मतलब क्या है? फैल जाती हैं। तब आपका मक्खन कोलाइड जो है आपका बनता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, कि एलईडी का आविष्कार किसने जो है वो किया था? निक होलोनिक ने, एलियास होवे, चक हल, या क्रिश्चियन
ने। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पहला वाला यहाँ पर निक होलोनिक जो है आपका सही होगा। इन्होंने जो है आपका प्रथम प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है इसका आविष्कार जो है वो किया था। आविष्कार इन्होंने 1962 में किया था, पर सन आपको याद नहीं रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि एलईडी के आविष्कार या एलईडी के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, निक होलो निक। थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं क्योंकि आविष्कार इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, होल वर्ड लिखा हुआ है। होल मतलब आप देखते हैं ना, जो भी बल्ब लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, उस तरीके से इसमें खाचा टाइप का बना होता है और उसी में आप जो है बल्ब को फिट कर देते हैं। तो होल टाइप का बना होता है, होल से होलो निक आप जो है वो याद रख सकते हैं। निक से नीको वर्ड अच्छा लग रहा है कि नहीं, ऐसे थोड़ा जोड़ सकते हैं, या केवल होल वर्ड से जोड़ सकते हैं कि उसी में आप जो है एलईडी फिट करते हैं। आठवां प्रश्न, जेबी डनलप अपने किसके आविष्कार, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लिखा है, इन्होंने जो है वो किसका आविष्कार जो है वो किया था। न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजियम सिस्टम, स्टेयरिंग व्हील या फिर डीजल इंजन। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार आपके लिए हम ढेर सारी मेहनत करते रहें, अच्छे से अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकें। बस वीडियो को लाइक और शेयर जितने भी लोग देख रहे हैं जरूर जो है वो करते रहिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो। इसी प्रकार हम पूरा कोर्स आपको जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हो सकती है सभी जो है वो कराएंगे सुपर डेट की परीक्षा के लिए, ताकि जब तक पेपर की डेट आए तब तक आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हो। आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो न्यूमेटिक रबर टायर आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। डनलप का नाम आपने सुना होगा क्योंकि काफी जो है वो फेमस नाम है इनका। डनलप जो है ये कहाँ के थे, यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के जो है वो थे। अच्छा, जब यहाँ पर बात हुई है मोटर गाड़ी से संबंधित तो आपको ये भी पता होना चाहिए पेट्रोल कार जो है इसके कौन जो है वो आविष्कारक थे। पेट्रोल कार के जो आविष्कारक थे वो थे कार्ल वेंज। कार्ल वेंज। और डीजल इंजन के कौन थे, डीजल इंजन के जो थे उनका नाम क्या था। तो डीजल इंजन के आविष्कारक जो है वो थे रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल। ये नाम थोड़े से कठिन है पर आपको याद अवश्य करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ही आना चाहिए। इसलिए कोशिश मैं कर रहा हूँ जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं सभी आपको बताने की। बाकी आपका पनडुब्बी की खोज डेविड बुस्नैल ने की थी। मोटरसाइकिल की खोज जो है वो कोस्टास्ट केजी डैमलर जो है उन्होंने की थी। बाकी आपको बहुत नहीं याद करना है। पेट्रोल कार और डीजल में डीजल आपसे पूछा जा सकता है, रुडोल्फ डीजल आपसे। नाम में डीजल है तो याद करने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। नवा प्रश्न आपका है कि बैरोमीटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था। टॉरिसेली, चार्ल्स थॉमस, एडवर्ड टेलर या फिर थॉमस रियो जी। बताइए कौन सा सही होगा। बैरोमीटर का आविष्कार तो मैंने आपको बताया भी था कि टॉरी सैली आपका जो है वो सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया था ना, टॉरी में आप तागा वर्ड पकड़ेंगे और सैली में जो है वो सिलना पकड़ेंगे, और बैरोमीटर में वर्ड बोरा पकड़ेंगे। जैसे कोई भी बोरी होती ना, जैसे आलू की बोरी होती है इस तरीके से आपकी होती है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सिल देते हैं हम, या कहीं भी अगर उसे बाहर भेजना है या आप खरीद के पूरी बोरी लेकर आए तो ऊपर से वो सिली होती है। तो तागा सिला रहता है किसमें, बोरी में, तो बोरा से बैरोमीटर, और तागा से तौरी, और सिलना से सैली, तौगी तौरी सैली, ऐसे थोड़ा सा इसे आप जो है वो जोड़ सकते हैं। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बैरोमीटर आपसे पूछा जा सकता है। बैरोमीटर आप देख रहे हैं ऐसा होता है, इस तरीके से इसमें नंबर जो है वो लिखे रहते हैं। बैरोमीटर जो है इसका यूज क्या होता है, तो आप कहेंगे दाब मापी के रूप में जो है वो यूज किया जाता है। वायु दाब मापी पूछा जाता है आपका, वायु दाब मापी के रूप में इसका यूज जो है वो किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला आपका है इंसुलिन की खोज जो है वो इनमें से किसने की। एफ बैटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। बताइए कौन सा सही होगा। इंसुलिन की खोज इनमें से किसने जो है वो की। सेकंड आपका चैप्टर शायद गति वाला है, तो ये वाले जो प्रश्न आपके हैं ये यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। अगली वाली क्लास से हमारा जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आंसर की बात करते हैं तो इंसुलिन की खोज जो है वो की थी
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका एफ बैटिंग जो है वो सही होगा। पर अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पर सैगर देखने को मिले, यहाँ मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ, फेडरिक सैंगर, तो ये भी आपका जो है वो सही होगा। एक्चुअल में क्या है कि किसी चीज की खोज हुई है तो उसमें एक पर्टिकुलर सिंगल व्यक्ति का हाथ नहीं देखने को मिलता है, किसी ने प्रारंभ किया, किसी ने उसी में कोई और पार्ट खोजा, तो इसलिए दो दो नाक देखने को मिलता है। तो फर्स्ट वाला सही होगा। ये जो है आपका जो इंसुलिन होता है, प्रश्न ये पूछा जाता है इनका श्रावण कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का जो श्रावण है वो आपका कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है अग्नाशय या कह सकते हैं पैनक्रियाज। अग्नाशय या पैनक्रियाज आप कह सकते हैं। और इसके अंतःस्रावी भाग जो है, अंतःस्रावी भाग की लैंगर-हैंस जो दीपिकाएं हैं, मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पूछा भी आपसे जाता है ये काफी, लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं, बस इतना सा आपको जो है वो याद रखना है, दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं, बीटा कोशिका। तो कहां से आप कहेंगे, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगर हैंस की दीपिकाओं की जो बीटा कोशिकाएं हैं उससे स्रावित होने वाला एक इंसुलिन जंतु हार्मोन होता है। और अगर जो आपका अग्नाशय है उससे इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन क्या हो, बंद हो जाए, तब क्या होगा आपका, तो मूत्र और रक्त में जो है आपकी जो शुगर की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर जो आपका ब्लड है उसमें आपसे पूछा जाए कि ब्लड शर्करा की मात्रा कब बढ़ जाती है, हम कहते नहीं शुगर हो गया, तो वो कब हो जाता है, जब आपके ब्लड में क्या होता है, जो अग्नाशय होता है उसमें इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है, तब आपके मूत्र और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु अगर इंसुलिन का अल्प श्रावण हो तब क्या होता है, तब आपका मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। इसको हम लिख जरूर देते हैं, इसको हम पिक्चर को साइड में जो है वो छोटा करके लगा देते हैं। अब देखिए, इंसुलिन की खोज के बारे में हमने सारी चीजें जान ली, बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब इंसुलिन की बात होगी, इंसुलिन जो है आपका अधिश्रावण हो, अधिश्रावण हो, और जब इंसुलिन जो है वो अल्प श्रावण हो। अल्प श्रावण और अधिश्रावण का डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। अल्प मतलब जब आपका कम जो है वो हो, और अधि मतलब जब ज्यादा हो। तो जब अल्प होता है यानी कि इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर कम, और यहाँ पर आपका ज्यादा। तो जब अल्प होता है तब आपका जो रोग होता है, ऐसे पूछा जाता है इंसुलिन के अल्प श्रावण से क्या होता है, तो आप कहेंगे मधुमेह, इसी को हम कहते हैं डायबिटीज। शॉर्ट में लिख दिया मैंने डायबिटीज, मतलब चलिए लिख ही देते हैं पूरा डायबिटीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको हम शॉर्ट में नहीं लिख रहे हैं। डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम नॉर्मली डायबिटीज ही बोलते हैं, मेलिटस, ये रोग हो जाता है जब अल्प श्रावण हो। जब अधिश्रावण हो यानी कि ज्यादा हो, तब आपका जो रोग होता है उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है जब अधिश्रावण होता है। बस ये दोनों ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा कि अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अगर बंद हो जाता है तो मूत्र और रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। निकलता कहाँ है? तो बीटा को जो कोशिकाएं हैं उनसे स्रावित होता है। इंसुलिन का अधिस्रावण होता है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अल्प श्रावण होता है तो मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। अब जब अल्प श्रावण हो जाता है तो ऐसे बाहर से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर इंसुलिन लिखा हुआ है पिक्चर में, तो ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब आपको कमी हो जाती है आपके शरीर में। चलिए देखते हैं हमारा अगला। सीटी स्कैनिंग से सीटिंग स्कैनिंग आपसे पूछा गया, इसमें उपयोग कौन सी तरंगे होती हैं? सीटी स्कैनिंग आपने देखा होगा ना, इस तरीके से आपका गोल गोल बना रहता है, इस पे आपको लिटा दिया जाता है इस तरीके से। ये जो आपकी ये वाली जो बनी हुई है इस पे आपको लिटा दिया जाता है और अंदर जो है इससे के अंदर जो है जो गोल गोल बना है इसमें अंदर भेज दिया जाता है। तो इसमें तरंगे कौन सी यूज होती हैं? अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे या फिर गामा किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एक्सरे जो है इसका यूज किया जाता है। सिटी स्कैन जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिटी में जो सी है इसका मतलब होता है कंप्यूटेड और टी जो है इसका मतलब होता है टोमोग्राफी। चलिए इसको भी लिख देते हैं, फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली गई, कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सिटी स्कैन, मतलब सिटी की। कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं ना उनको देखा जाता है, कोई रोग होता है उसका पता लगाया जाता है इसमें। तो आपका एक्सरे सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। चींटियों के अध्ययन को जो है वो क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, निडोलॉजी। बताइए। जितने भी 20 प्रश्न हम करा रहे हैं आपको उम्मीद है साथ साथ में याद होते चल रहे हैं, पर इनको एक बार बाद में रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका पहला ऑप्शन ये मर्मिकोलॉजी जो है आपका सही होगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। जो हर्पेटोलॉजी है ये आपका पूछा जाता है। हर्पेटोलॉजी जो होता है ये कहलाता है सरीसृप वर्ग से संबंधित। सरीसृप वर्ग में आपका उभयचर हो गया, रेप्टाइल हो गया, उसका अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। निमेटोलॉजी जो है ये आपका पूछा जाता है तो इसमें निमेटोड का अध्ययन जो है वो किया जाता है। निडोलॉजी जो है इसमें आपका पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन जो है वो इसमें किया जाता है। किसमें? निडोलॉजी में। पक्षियों के घोंसले जो हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आप कहेंगे निडोलॉजी में। तो सभी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए चींटियों का अध्ययन तो आप कहेंगे मर्मिकोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में मैंने आपको बताया था ना कि सांप कहीं दिख जाता है तो हर व्यक्ति उसको पीटने के लिए भागता है, दौड़ता है कि अरे भैया डंडा ले आओ, मारो मारो, सांप आ गया, सांप आ गया। तो हर पैथोलॉजी में हर व्यक्ति पीटना चाहता है। हर पैथोलॉजी से ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं सरीसृप वर्ग को। निमेटोलॉजी निमेटोड नाम ही में ही है और निडोलॉजी पक्षियों के घोंसले का अध्ययन। निडोलॉजी को भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं और डोल से, मतलब ऐसे होता है ना, कहीं देखिए जो घोंसले लगे होते हैं पक्षियों के ऐसे कहीं पेड़ के ऊपर होते हैं, जैसे ये पूरा पेड़ है उसके ऊपर का आपका ये घोंसला लगा है, तो ये कह कह रहा है ना कि भैया पक्षियों के घोंसले के लिए आपको वहां तक चढ़ना पड़ेगा, तो नहीं डोल ना जाए। नहीं डोलना मतलब क्या होता है ना, हिल ना जाए। अब वहां ऊपर चढ़ के देखेंगे जाके उसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो हिल ना जाए, तो वही थोड़ा नहीं डोल, नहीं डोल मतलब नहीं हिल, ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न तेरा, घाव का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? कॉलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या डर्मोलॉजी, कौन सा इनमें से सही होगा? तो अगर कहीं घाव हो जाता है तो हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता पड़ती है? ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और ट्रीटमेंट से आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा शब्द है, तो ट्रोमेटोलॉजी में देखिए ट्रीटमेंट से थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैच कर रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। घाव का अध्ययन ट्रीटमेंट से याद रखेंगे, ट्रोमेटोलॉजी जो है वो कहलाता है। यहाँ पर जो आपका ओंकोलॉजी दे रखा है ये भी आपका जो है वो पूछ लिया जाता है। ओंकोलॉजी जो है ये कैंसर के अध्ययन से जो है वो संबंधित है। किससे संबंधित है? कैंसर का जो अध्ययन है उससे संबंधित है आपका ओंकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है आपका, यहाँ पर डर्मोलॉजी लिखा है, चलिए इसको इधर अलग से लिख देते हैं। डर्मेटोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए, डर्मोलॉजी में यहाँ पर टा और लग जाएगा।
डर्मेटोलॉजी। अगर ये आपसे पूछा जाए तब ये किसके संबंध में आता है, तो त्वचा के अध्ययन से जो है ये संबंधित होता है। त्वचा जो है उसके अध्ययन से जो है वो संबंधित होता है, त्वचा का अध्ययन। तो अगर ओंकोलॉजी पूछा जाए तो कैंसर का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी पूछा जाए तो त्वचा का अध्ययन। अच्छा, आपने देखा होगा कि डर्मेटो में वर्ड पकड़िए डर्मिकूल। डर्मिकूल आपका एक पाउडर आता था त्वचा पर जो है लगाने के लिए, गर्मियों में जो चिलचिली कट होने लगती थी, उससे त्वचा से थोड़ा सा डर्मिकूल पाउडर को जोड़ सकते हैं, डर्मेटोलॉजी को जोड़ सकते हैं त्वचा से। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि पॉलीथीन इनमें से किसका जो है वो बहुलक है? एथिलीन, एथेन, मेथेन, एसिटिलीन, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो एथिलीन आपका यहाँ पर जो है वो ए वाला सही होगा। पॉलीथीन को वास्तव में कहते भी हैं पॉली एथिलीन। क्या कहते हैं इसको? इसके आगे वर्ड और क्या जोड़ दीजिए, पॉली, तो आपका बन जाएगा पॉली एथिलीन, ये कहा जाता है। और ये किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है C2H4N। इससे इसे व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? गेहूं, चना, आलू, मक्का, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, यूपी टेट में 2019 वाला जो पेपर हुआ था वहां से पूछा गया था नाइट्रोजनी उर्वरक करके। आंसर की बात करते हैं तो चना आपका सही होगा। दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इसमें से दलहनी फसल में आती कौन सी है? चना आपकी दलहनी फसल में आती है। ध्यान रखिएगा, जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी जो फसलें होती हैं, जैसे एक कोई फसल है, इसकी ये जड़ है, इस तरीके से जो है वो जड़ है, इस चीज को समझिए। तो दलहनी फसलें होती हैं, इनकी जो जड़ होती है, इनमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन होती है उसको बदल देते हैं। नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? ये ना लिखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो है वो बदल देते हैं। जिससे क्या हो जाता है, जब नाइट्रेट में बदल गई तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? मिट्टी भी आपकी नाइट्रोजन युक्त हो जाएगी। तो इसमें आपका दलहनी फसलों में चना आपका आता है, तो इस प्रकार से आपका बी वाला सही होगा। अगला, फोम के गद्दे एवं तकिए जो है किसके बने होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरिथेन, पॉलीस्टरीन या पॉलीप्रोपिलीन, बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पॉलीयूरिथेन जो है आपका बी वाला जो है वो सही होगा। पॉलीयूरिथेन फोम के गद्दे और तकिए के निर्माण में जो है वो काम में आते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17। विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है, ये कथन जो है इनमें से किसने दिया था? कई बार क्या होता है, कथन एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, तो ये कथन जो है आपका इसी चैप्टर में दे रखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है इसको भी शामिल कर लिया है। आंसर की बात करते हैं तो ये कथन दिया था जैकोब्सन, जे जैकोब्सन जो है इन्होंने दिया था, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जा में एक की मात्रा लगेगी, जैकोब्सन। इन्होंने विज्ञान को वातावरण और हमारा जो शरीर है उसमें घटित होने वाले जैव क्रिया जो प्रक्रम है उसका अनुसंधानकर्ता आप कह सकते हैं, अध्ययनकर्ता कह सकते हैं, उसकी संज्ञा इन्होंने दी है। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में आता है? पैराफिन, नफ्थलीन, कोक, बिटुमेन, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर बिटुमेन जो है वो सही होगा। बिटुमेन जो है ये काले रंग का वर्णक युक्त पदार्थ होता है और इसे जब पिघलाया जाता है तो मिलाया जाता है कंक्रीट में। आप देखते हैं ना, जो सड़क बनाई जाती है तो उसमें कंक्रीट होती है, तो उसमें ही जो है पिघला कर इसमें जो है वो मिलाया जाता है। अच्छा, आपने नाम भी इसका सुना होगा, हम कहते हैं ना कि लिक्विड बहुत ब्लैक ब्लैक टाइप सा होता है, तो वो होता है आपका कोलतार। इसे हम नॉर्मल भाषा में कोलतार के नाम से जो है वो जानते हैं, साधारण भाषा में। कोलतार जरूर आपने सुना होगा, तो कोलतार के नाम से जानते हैं। तो इसे पिघला करके कंक्रीट में मिलाया जाता है
और कोल तार जो है आपका जो सड़क बना दी जाती है उसमें जो है वो यूज में आता है। अब देखिए ऑप्शन में कोल तार आपने जरूर सुना होगा, पर ऑप्शन में बिटुमेन दे रखा है, इसलिए आपको बिटुमेन ध्यान रखना है। सेकंड लास्ट प्रश्न है 19 कि कपास का बहुलक जो है वो है सेलुलोज, रेयन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेलुलोज जो है वो सही होगा। कपास का बहुलक जो है वो सेलुलोज होता है और कपास सरफेस फाइबर रेसे होते हैं, सतही रेसे जिनको कहते हैं हम, और बीज आवंटन के रूप में जो है ये पाए जाते हैं। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, सेलुलोज। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इस पर बेस्ड और प्रश्न जो है वो क्या करा दिए जाएं, या फिर अगले चैप्टर पे हम डायरेक्ट चलते हैं। तो अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, मैग्नीशियम का। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं अपमार्जक जटिल लवण की। तो सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम में से सही जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सोडियम वाला। सोडियम और जो पोटेशियम है इसके जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनके सल्फेट अथवा सल्फोनेट्स आप कहते हैं अपमार्जक जटिल लवण जो है उसमें आते हैं। तो ए वाला ही यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। एक्रिलिक, ए ऑप्शन पॉलिएस्टर, बी ऑप्शन नायलॉन, सी ऑप्शन रेयन, डी ऑप्शन। इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। गलत सही जो भी आता है एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपको गलत करने से ही सही का पता चलता है। तो सभी लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।